नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज दो विभूतियों के साथ बैठकर हम एक परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। हमारे बीच में मॉडर्न आर्ट गैलरी के डायरेक्टर जनरल श्री अद्वैत गणनायक जी हैं, विश्वविख्यात स्कल्पचिस्ट हैं और मैं इन्हें ऋषि मानता हूँ। ये कला ऋषि हैं और एक सचमुच में तपस्या की प्रकार ये सारे अपने कार्य को करते हैं। बहुत कार्य इनके मैंने देखे हैं। और दूसरे हमारे साथ श्री हर्षवर्धन जी हैं जो जम्मू के रहने वाले हैं और इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में विजुअल आर्ट के प्रोफेसर हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में। भारत एक कला और संस्कृति का देश है। लाखों वर्षों से संस्कृति जिसको हम सब जानते हैं और पूरे विश्व में विश्व विख्यात है कि हम कला की जितनी भी आर्ट्स मतलब उसके जितने भी हिस्से हो सकते हैं वो सब भारत में आपको मिलेंगे। तो आप जैसे लोगों के साथ मिलकर हम चाह रहे हैं कि कुछ एक ऐसा स्थान बने भारत में जो पूरे विश्व में जाना जाए और भारत की सारी कला संस्कृति वहाँ हो, समाहित हो। और उसके लिए कल भाई साहब से चर्चा हो रही थी और मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि क्या किस प्रकार से उसको आरंभ किया जाए। देखिए, एक तो पहले हमारा धरोहर बचाना, इतना लैंग्वेज खत्म हो, इतना आर्ट फॉर्म खत्म हो, उसको बचाने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, उनके लिए एक वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर वो ग्रो कर सके। जी, अभी एक आर्ट फॉर्म तो हर प्रदेश में लुप्त हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर धरोहर को जीवित रखते हैं फिर उसका बाद आता है कि हम उसको कैसे 21st सेंचुरी में प्रेजेंट। इसलिए कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, इंडिजिनस आर्टिस्ट सारे मिलके हम तैयार करें कि जो धरोहर हमारा चल रहे हैं कि दोनों को पहले तो प्यार कराना पड़ेगा। अभी देखिए, इंडिजिनस आर्टिस्ट अलग है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अलग है। और उसके लिए हम कला कुंभ बनाए थे जी, कि उसमें सारे इंडिजिनस आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सब साथ बैठो, साथ खाना खाओ, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समझो, क्योंकि ये देश जो है कला प्रधान रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ की जरूरत है कि परंपरा और आधुनिकता जी, वो साथ साथ कैसे चले, दोनों को कैसे पैरेलल कैसे चले, सामंजस्य बनाया जाए। जिसे आज हम जानते हैं कि पारंपरिक कला है या पुरातन कला है, वो आज हम उन्हें पुरातन कहते हैं, वो अपने समय की आधुनिक कलाएं थी। बिल्कुल ठीक है। अब हम सिर्फ आज के समय में सिर्फ उनको बढ़ावा देके कि हमारी पुरातन कला बहुत बड़ी थी, बहुत ऊंची थी, अगली वाली जनरेशन जो है वो हमें क्या कहेंगे, पिछला ही करते रहे आपने क्या किया। बिल्कुल ठीक है। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज के समय के मुताबिक की कला भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जड़ नहीं हम छोड़ सकते। बिल्कुल ठीक है। नींव हमारी इतनी मजबूत है कि उसके ऊपर हम कई मंजिला इमारत बना सकते हैं। तो वो इमारतें गढ़ने की, बनाने की जरूरत है जी। आज के समय में आधुनिकता को साथ लेते हुए। तो हम दोनों भी जब चर्चा करते हैं, मैं और अगर, और ये जो प्रयास था, ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेके हमने जो कला कुंभ किया था, जी जी, ये उसका हिस्सा था। नई जनरेशन को ये बताने की जरूरत थी कि जो पारंपरिक कलाकार पुराने ज़माने में थे वो इंडिविजुअल नहीं थे, अकेले काम नहीं करते थे, वो ग्रुप्स में काम करते थे। बिल्कुल ठीक है। और ग्रुप्स में किए गए काम हमेशा जो है वो उत्कर्ष निकलते हैं। वो आप अजंता एलोरा देख लीजिए, वो आप खजुराहो देख लीजिए, वो आप कोणार्क देख लीजिए, एक आदमी का काम नहीं है। तो ये नई जनरेशन इन कुछ चीज़ों को मिस कर रही थी। तो वो हम दोनों ने प्रयास किया कि उस नई जनरेशन, उस पुरानी जनरेशन को साथ में जोड़ा जाए और वो किस तरह से काम करते हैं, नई जनरेशन उनको देखे। क्या बात। उनका काम किसी भी तरीके से
आज जो कर रहे हैं, आज की कहानियों को लेके काम कर रहे हैं, पुरातन कहानियों को लेके भी कर रहे हैं, और वो नई कहानियां भी गढ़ते हैं। वहाँ पे उन्होंने कई नई कहानियां गढ़ी कलाकुंभ को लेके। हमने एक कार्यक्रम यहाँ जबलपुर में किया था नेताजी को लेके, तो नेताजी को लेके उन्होंने कहानी गढ़ी और उसको चित्रित भी किया उन्होंने। तो ये जो सबसे ज़्यादा आज के समय में ज़रूरत है वो ये है कि आज का जो आर्टिस्ट है वो ग्रुप्स पे काम करना सीखे, एक दूसरे से चर्चा करना सीखे। जो इंडिविजुअलिज्म होता जा रहा है, अपने अपने घर में बैठ के अकेला अकेला आदमी वो कर रहा है, लेकिन चर्चाएं कुछ नहीं, चर्चाओं की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और हम दोनों जब भी मिलते हैं इसी पे चर्चा होती है कि दिशा किस दिशा में लेके जाना है। तो ये किस तरह से इसको आप सोचते हैं कि ये काम आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से पूरे देश के कलाकारों को इकट्ठा करके चर्चा करें और इकट्ठा काम भी करें। हमारे प्राचीन मंदिर इस बात का, जैसे आपने 3 नाम लिए, अब दक्षिण के मंदिर देखिए जो 5-5 हज़ार वर्ष पुराने मंदिर हैं, आज सोच भी नहीं सकता उस तरह का काम करने के लिए। सोचना तो बात अलग है जी। एक्चुअली कभी कभी हम सोचते हैं अजंता अलोरा, हाँ हम तो डिस्कवरी चैनल में बोलते हैं एलियाना केवल, हाँ। तो वे ऑफ इमेजिनरी कितना वास्ट था, सोचने का तरीका बहुत कई पीढ़ी तक साथ में काम करना। जी बिल्कुल, मतलब किस तरह का सोच था कि एक चीज को आगे लेने की, और किस तरह का हम डिटरमिन थे, वो मंक जैसा। और वो लोग हमें बताते थे कि अगर आप कोई चीज़ सोचें, कोई बाधा नहीं है उसे पूरा करने की। बिल्कुल ठीक बात। और अगर दृढ़ शक्ति है, काम किया जा सकता है। जब एलोरा बना, कोई मशीनें थी क्या? कोई नहीं, सब आप थोड़ी और छनी से ही सब काम। थोड़ी और छरी से जी। एक पहाड़ को पूरे को काट के हाँ। एलोरा का टेम्पल बनाया गया, ठीक है। रिवर्स कार्विंग करते हुए, ऊपर से नीचे आए कार्विंग करते हुए, नीचे से ऊपर गए, अंदर भी घुसना था ना। जी जी। पूरा एक रॉक है। कौन सी टेक्नोलॉजी थी? इतना पत्थर काटा गया, उसका मलबा फेंका कहाँ, किसने फेंका? यूरोपियन इसलिए कहते हैं, इंडियंस ने नहीं बनाया, एलियंस ने बनाया। अच्छा जी। कि ये एक इंसान द्वारा बने, इंसानों द्वारा संभव नहीं है जी। कि एक पूरा पहाड़ काट के उसका मलबा फेंका कहाँ। एक दिन में अगर 100 आदमी कार्विंग कर रहे थे, तो 100 आदमी ने जो पत्थर काटा, जो वेस्ट था, वो गया कहाँ? उनकी इमेजिनेशन से बाहर है कि ये पॉसिबल था, लेकिन हमारी पारंपरिक जो तरीके थे उनमें ये संभव था। जी जी। उनमें ये संभव था। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसी मलबे को आसपास के जो उबड़ खाबड़ जमीनें थी, कुछ थी, उसी में उसको करके उसको सीधा कर दिया गया। बिल्कुल ठीक बात। ये वो सोचते नहीं, लेकिन हमारी परंपराएं, ऋषि क्या थे? हम कहते हैं जी ऋषि ये थोड़ी कि जंगल में चला गया ऑरेंज कपड़े पहन के और धुनी लगा के बैठ गया। वो चिंतन था जी, कि अगर हम एलोरा बना रहे हैं तो ये बनेगा कैसे। वो चिंतन और चर्चा, इन 2 चीज़ों से हमारी जितने भी पुरानी हिस्ट्री है उससे डेवलप हुई। जितनी भी दुनिया में जो चीज़ सोच नहीं सकता है कोई, वैसी चीज़ें बनाई गई। जी बिल्कुल। कोणार्क के टेम्पल को आज दुनिया भर के लोग, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो जितना अच्छा ऑब्जर्व वहाँ से हो सकता है कहीं से नहीं हो सकता। वो एक तरह से सन ऑब्जर्वेटरी थी उसको। उसमें उत्तरायण में कैसे मूवमेंट होगा, दक्षिणार्ध में कैसे होगा, सनलाइट डायरेक्ट कैसे आएगा, उसी तो मंदिर जब बनाते थे साइंस का साथ कैसे जुड़े और वहाँ टाइम भी आप पता कर सकते हैं। वो जो व्हील बना है उससे पूरा आपको केवल दिन और रात के पूरे समय पूरा उससे गणना उससे ही हो जाती थी, केवल उसकी शेडो से। हाँ। इसी दिल्ली में भी हमारे जंतर मंतर है जिससे गणना हो रही है। हाँ। तो ये हमारी साइंस, हमारे आर्टिस्ट और हमारे ऋषि, इन सब का समावेश और था। पुराने समय में कोणार्क का जो टेम्पल है, जब सूर्य उगता था उसकी पहली किरण जो निकलती थी वो सूर्य देव के चरणों से शुरू होकर ऊपर चढ़ती थी।
अरे वाह, साइंटिफिक था ना, जी जी जी, है ना। वो ऋषि नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे, थैंक यू सर। वो साइंटिस्ट थे। ये कि हाँ जी भगवा कपड़ा पहन के चला गया तो वो साधु हो गया, जी जी, ऐसा नहीं है। उसमें जितनी ज़्यादा माने मस्तिष्क का इस्तेमाल जितना अधिक हमारे ऋषियों ने किया है, किसी ने किया है क्या? और फिर कला को क्यों उन्होंने सबसे ऊपर का दर्जा दिया? कला में चिंतन की सबसे ज़्यादा जरूरत थी। आवश्यकता होती, बिल्कुल ठीक। मैं तो आज भी कहता हूँ कि अजंता में जो पेंटिंग्स हैं, जो बोधिसत्व पानी है, कुछ भी है, आज का कौन सा मॉडर्न पेंटर है जो वैसी पेंटिंग करके दिखा दे? संभव नहीं है। क्योंकि डेडिकेशन, और वो पेंटिंग उनको बेचनी नहीं थी। आज के कलाकार को तो पेंटिंग बेचनी है, उसको बेचनी नहीं थी। वो बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान के लिए थी कि बौद्ध भिक्षु ध्यान करेगा तो ये जो चित्र है ये उसके ध्यान में बाधा नहीं, उसे सहायक हो। मेडिटेशन होती थी चित्रों से, मूर्तियों से, पेंटिंग से। और जब हम आज के संदर्भ की बात करते हैं तो आज के संदर्भ में वो चित्र आज के संदर्भ में भी पूरी तरह से एकदम परफेक्टली वो है, रेलिवेंट है। और आज हमें उससे ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि हम उन्नति कर रहे हैं जी, लेकिन हम ऊपर नहीं गए, हम रिवर्स की तरफ चल पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। तो चिंतन इस चीज का होना चाहिए कि आगे बढ़े कैसे। मैं वही तो पूछना चाह रहा था कि आप एक ऐसे पद पे हैं जिससे आप पूरे देश में आप अपनी बातों को जो भी है इसको पहुंचा सकते हैं पूरे देश की सभी युवाओं में, जो भी कला से जुड़े हुए लोग हैं। तो उसके लिए हम आगे क्या किया रहे हैं इस तरह से कि अब 75 वर्ष हो गए देश की आज़ादी को, और 75 वर्ष में हम उस तरह से कुछ नहीं कर पाए। तो अब हम इनकी गलतियों को ना हम दोहराएं, ना उनको चर्चा करें, हम क्रिएटिविटी की तरफ सच में ऐसा क्या करें कि जिससे इसको हम आगे बढ़ा सकें। देखिए, सब जो बड़े बड़े बात हमारा अभी हम सुनते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन अब देखिए ना, इंडिपेंडेंस पहले भी शांति निकेतन गुरुजी ने बनाया जी, तो वहाँ पर नंदलाल बोस कि वहाँ बंकिम चटर्जी वंदे मातरम जी, गाना, और उसका साथ भारत माता का चित्र रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, सी अरविंद जी, और गुरुजी जी, ये सारी एक प्रोसेस तैयार किए थे कि हमारी चीज़ को कैसे रिवाइव करें। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए वो छोटा सा जंगल सोचा था। अभी देखिए ये सारी शहर में बिल्कुल नहीं होता, संभव ही नहीं। आपको सबसे बड़ा टीचर होता है नेचर, प्रकृति। तो वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। जी, शहर में क्या होता है, कैसे पॉलिटिक्स करना, कैसे बदमाशी करना, कैसे करना, ये सारी चीज़ एटमॉस्फेयर आपको सिखा जाता है। ठीक बात। तो इसीलिए इस तरह की जगह होना चाहिए जहाँ उसको फील कर सके, और जो बात होगा कि आप बात को भी फील कर सकते हैं, अभी यहाँ जा रहे हैं तो इतना नेचुरल हो कि वो एटमॉस्फेयर आपको पता है। जी, आप स्काई देख रहे हैं, रोज आपको अलग अलग लगेगा। यहाँ तो एक ही स्काई जैसा लगता है। बिल्कुल ठीक है। स्काई दिखता ही नहीं, स्टार्स दिखते ही नहीं ना, ऊपर। पानी का साथ बैठे हैं, पेड़ का साथ बात कर रहे हैं, पत्थर का साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेचर का साथ घूम रहे हैं। जी, आपको जो वाइब्रेशन है ना, वो सुप्रीम पावर तरफ ले लेता है कि नहीं, जो आपका सोच है वो बहुत पावरफुल हो जाता है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। बिल्कुल करता है। तो इसलिए एक जैसे कि उस टाइम आप सोचिए बनाए थे नालंदा, 10,000 रेसिडेंट स्टूडेंट थे। जी, तो कैसे वो लोग सोच होगा, वो अभी तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं, लेकिन जो पूरा पूर्ण रूप होगा, किस तरह का विशाल होगा, किस तरह का सुंदरता होगा, क्योंकि वातावरण ही आपको सारे कुछ बताता है। उसका अंदर आप आ जाते हैं ना, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। तो वो वातावरण आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इस तरह का सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। कोई भी कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए, वो रिजल्ट लेके पार हो जाए। जी, क्योंकि उसमें आपको अगर बताना शुरू करेंगे नहीं होगा, ये करो वो करो, नहीं होगा। वो अपना जब होगा तो जो सोच हम अजंता एलोरा बनाए थे, कोणार्क बनाए थे, जो इमेजिन कर पाते थे, कितने बड़ी चीज़ हम सोचते थे, ये सारी चीज़ें उसी जगह से हो सकता जो जगह
इस तरह का ऊर्जा बना दो जहाँ वाइब्रेशन उसका बिल्कुल जी, मेरे विचार आया था, हम बात किया कि माँ गंगा जिस प्रदेश से निकलती है उत्तराखंड में, तो आज वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम नेचर सबसे सुंदर वहाँ की है, गंगा वहाँ है, यमुना वहीं से निकलती है, और अगर वहाँ कुछ ऐसा सोचा जाए तो क्या राय है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वहाँ पर देवभूमि है जी, तो जो कनेक्शन हम चाहते हैं कि नहीं, वो एनर्जी आपको मिलेगा, इससे बढ़िया जगह कुछ नहीं हो सकता। और अल्टीमेटली जो भी आप देख रहे हैं, अभी भी मैंने दुनिया में घूमकर हम भी देख रहे हैं, सारे लोग को नेचर का पास भाग रहे हैं, सब भाग बहुत कुछ अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी हम सरेंडर करना सीखना चाहिए। नेचर को कैसे सरेंडर कर सकते, पानी का साथ कैसे मर्ज हो सकते, पत्थर का साथ कैसे merge हो सकते, पेड़ का नेचर साथ आपसे कैसे- बात करती है, बिल्कुल करती है जी। लेकिन आप नेचर की सुने तब ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी सुन रहे हैं, तो मैं आपसे बात कर जी रहा जी जी, हूँ। अगर आप मेरी सुनेंगे नहीं तो मैं अपना मुंह बंद ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। व्यर्थ है, मेरा जी, बोलना ही जी। व्यर्थ है। तो इससे अच्छा मैं चुप रहूँ। नेचर ने रिएक्ट करना बंद कर दिया मैंने ह्यूमन बींग्स के साथ। कि पहले ऋषि मुनि हो या कोई भी हो जो नेचर में बैठ के तप कर रहे होते थे, या उसे रिसर्च कहेंगे, जी जी, रिसर्च कर रहे होते थे, वो नेचर का हिस्सा बन जाते थे, और आधी चीजें वही नेचर उनको सिखाती थी, बिल्कुल ठीक है। उनकी रिसर्च में वो हेल्प करती थी। आज हमें नेचर में लगता है ओहो ये कहाँ गिराने में आ गया हम लोग, यहाँ एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं है। अब एंटरटेनमेंट, हर जगह एंटरटेनमेंट चाहिए, बसों की आवाज़ चाहिए, गाड़ियों की आवाज़ चाहिए, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो हवा की आवाज, वो सरसराहट, पत्तों की, चिड़ियों का चहकना, अलग अलग प्रकार के जब हम सुनते हैं। मैं अभी काफी समय से मैं उत्तराखंड में रहा हूँ, और मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ और इसको ऑब्जर्व करता हूँ कि पानी की जो अलग अलग ध्वनि है। मैं ऐसे आश्रम में जाके रहा हूँ जहाँ 24 घंटे आपके कानों में गंगा की पानी की ध्वनि आपके पास आ रही है। सभी प्रकार के पक्षी, हवा से जो पेड़ों के बीच में से जो साउंड आती है, वो मतलब एकदम अद्भुत है। आप मतलब पूरा आपका जीवन ही बदल जाता है। आप बैम्बूस के पेड़ों के जंगल में चले जी। जाइए, हवा की आवाज अलग है। आप किसी दूसरे जंगल में चले जाइए, हवा की आवाज अलग है। बिल्कुल ठीक है। हर जगह पीपल का पेड़ का नीचे हाँ, बैठिए जरा। उसका आवाज है। हाँ, हाँ जी, उसके पत्तों के हिलने की जो आवाज है, बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल। और ये आपको बहुत कुछ देता है। बिल्कुल, ये आपको एक नई क्रिएशन के लिए जो है वो सब्जेक्ट देता है, आपको विषय देता है, लेकिन सुने तब ना। नहीं, इसी के ऊपर हम लोग चलिए इसके शुरुआत करते हैं आज ही से। मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ जगह मैंने देखी हैं, वो जगह हम देखते हैं और वहाँ किस तरह से आरंभ करें। इसमें मेरा बस ये है कि हम उसको जितना नेचुरल रखें। अभी हमने 7 दिन की बैम्बू की वर्कशॉप की। महाराष्ट्र से 28 वर्ष से एक संस्था जो काम कर रही है बैम्बूज में, उन्होंने अभी शिवालिक यहाँ उत्तराखंड के पास ही एक मतलब जंगल में ही वर्कशॉप किया और बैम्बू से पूरा घर बना दिया। और उसमें किसी भी सिर्फ बैम्बू, और उसमें भी ये कहा गया उनके द्वारा कि जो बैम्बू जिस क्षेत्र में उगता है उसी से बनाना है, वहीं की मिट्टी, वहीं के गाय का गोबर, उससे पूरा घर जो बनेगा। और उसकी एक तो इकोनॉमिकल और दूसरा वो प्रकृति के साथ जब भी वो समाप्त होगा वापस मिट्टी बन जाएगी। उसमें कहीं कंक्रीट नहीं लगाना, कहीं सरिया नहीं लगाना, कहीं कुछ नहीं लगाना। और इसी प्रकार से हम पूरे देश के जो आदिवासी कलाकार हैं उनके घर भी वहाँ उसी प्रकार के कच्चे मिट्टी के और पत्थर के और पत्ती वाले वो चीज़ें बने, और उसमें इस तरह का कुछ नया सृजन किया जाए तो होगा। देखिए, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। और शुरुआत की जरूरत होती है, फिर उसके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे जी। बिल्कुल। एक शुरुआत हो, जो लाइक माइंडेड लोग हैं जी। जो उस तरह के सोचने वाले हैं, वो अपने आप उसमें
तो हमने जो मिलते चले जाएंगे। हमने जो हिमांश नाम हिमाच हाँ हिमांश मतलब हिमालय हिम से ज्यादा हिमांश। हाँ, बर्फ से निकली हुई चीज बिल्कुल हिमाच उसका नाम दिया हिमांश, था। जैसे नालंदा था हाँ, उसका हाँ। नाम हिमांश रखे हाँ, हिमांश। हाँ। हिमांश। तो हमने वहाँ पर भी ऐसे हिमालय में सोचा था कि किस तरह का हम तैयार करें ठीक है कि जी। लोकल आर्किटेक्ट को लेके कैसे हम बात करें लोकल मटेरियल को लेके लोकल मटेरियल सारा है, बिल्कुल ठीक है। काटकोनी वहाँ स्टाइल होता है पत्थर पे पत्थर पे, लकड़ी का। कुछ काम करते हैं कॉम्बिनेशन होता है पत्थर और लकड़ी की कंस्ट्रक्शन का। बिल्कुल बिल्कुल Combination। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है जी। तो मैं अभी आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा जो इस तरह की चीजें बन चुकी हैं और आप सच में आश्चर्यचकित। एक घर जो बनाने में कमरे में 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं, बांस का एक कमरा केवल 3 लाख रुपए बन जाता है। और उसकी 30 वर्ष तक तो मिनिमम वो है, उसके बाद रिपेयर कर सकते हैं। जितना खराब हुआ बांस 100 साल तक पानी में नहीं गलता है। आप बाकी कोई भी लकड़ी सागवान छोड़ के रखिए, वो सब गल जाएगी। फाइबर है उसका, हाँ। फाइबर बड़ा स्ट्रॉन्ग है उसका। जी जी जी। तो इसको लेके कुछ आरंभ करते हैं जी। ठीक ठीक है जी। आज आपने नामकरण भी कर दिया, तो आज ये ईश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोगों को मिलाया, तो इसको हम इससे आरंभ करते हैं जी। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके ऊपर करने के लिए। इसका हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। मैं